नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अब तक की संधि की क्लास में हमने संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है और कौन से नियम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हमने प्रश्नों को देखा। हमने समझा कि किस तरह के नियम एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं और संधि क्या है, कैसे इसको जो है एक दूसरे से मेल करते हैं संधि का, वो सब हम जान चुके हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप जिन भी बच्चों को जुड़ना है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। आज हम संधि के ऊपर जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको करने वाले हैं, तो आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि सज्जन, सज्जन में आप देख रहे होंगे कि बीच में जा आया हुआ है। क्या आया हुआ है? जा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जो बच्चे अभी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिन्होंने, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि संधि क्या होती है। संधि दो सार्थक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो इसमें देखिए कि दो सार्थक वर्ण कौन से बन सकते हैं, हम दो सार्थक शब्द कैसे बन सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इसमें दो सार्थक शब्द क्या होंगे, तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं सज प्लस जन। सज प्लस जन, सज हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं, सर्ज का अर्थ कुछ नहीं होता है, सज हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं है। सज भी हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। सा, उसके बाद लिखा है जजन, जजन भी हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सज और जन, सत प्लस जन मिला के सज्जन बनाते हैं। अब एग्जाम में ये देखना तो बहुत आसान है, जब हमें ऑप्शन दे दिए जाएं और उसके बाद हमसे पूछा जाए कि इसकी संधि क्या होगी, तो वो तो आसान है। संधि विच्छेद करना आसान होता है, लेकिन इससे कौन से नियम से ये सज्जन शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसको करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम आपको देखते हैं किस नियम से ये संधियां हुई हैं। सत प्लस जन, सत प्लस जन सज्जन बना है। सत प्लस जन सज्जन। अगर एग्जाम में ये ना दिया होता, आपको संधि विच्छेद दिया होता और ये पूछा जाता कि इसका संधि करने पर क्या बनेगा, तो आप कैसे यहाँ तक पहुँचते, इस सज्जन की तक संधि करके कैसे पहुँचते, ये हम आपको बताने वाले हैं किस नियम से ये हो रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए, जो बच्चे जानते हैं वो अपनी कॉपी में जल्दी से इसको नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले पद का, फर्स्ट पद का अंतिम अक्षर क्या है? ता है। और सेकंड पद का पहला अक्षर क्या है? जा है। क्लियर है? यहाँ पर ता और जा मिलकर, ता, और मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी ता जा से मिलता है, जब कभी भी ता जा से मिलता है तो ता हट जाता है। ये ता हट के क्या बना देगा? आधा जा। ये ता हट के आधा जा बना देता है। तो उसी के नियम से हमने यहाँ पर सा को लिखा और ये ता हट के क्या बना देगा? आधा जा लिखा। यहाँ पर क्या था? जन, और जन को हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हमने व्यंजन संधि के नियम में पढ़ा था कि जब भी आधा ता जा के साथ आएगा तो वो दोनों मिलके ता हट जाएगा और वहां पर आधा जा आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इति प्लस आदि। इति प्लस आदि में कौन सी संधि होगी? इति और आदि मिलके क्या बना रहे हैं? इत्यादि। इति प्लस आदि मिलके इत्यादि बन रहा है। इति में पहला पद देखते हैं क्या है? पहला पद और ये दूसरा पद, ये फर्स्ट पद है और ये सेकंड पद है। फर्स्ट पद का अंतिम अक्षर पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा लगी हुई। दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है? दूसरे पद का पहला अक्षर बड़ा आ है। क्लियर है? अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके मैंने आपको बताया था कि या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। जब भी ई के साथ आ या कोई भी असमान स्वर आए, तो वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वो दोनों मिलके या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। और ये कौन सी संधि होती है? ये किस संधि का नियम है? ये यड़ संधि का नियम है। किस संधि का? यड़ संधि का नियम। क्लियर है यहाँ पर आपको? तो यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ पर यड़ संधि होगी।
इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जिन बच्चों को नियम नहीं याद होते हैं, नियम नहीं पता है, उन्हें करना है तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एकदम ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया हुआ है अपनी पिछली क्लास में, यहाँ भी मैं बताने जा रहा हूँ। आप सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि संधि होके कौन सा पद मिला है हमें, इत्यादि मिला है। क्या मिला है, इत्यादि। इत्यादि में देखते हैं कि बीच में क्या आया हुआ है, बीच में या आया हुआ है। क्या आया हुआ है, या आया हुआ है। जब भी संधि के पश्चात जो भी वर्ण बनता है, जो भी शब्द हमारा बनता है, अगर उसमें या आया हुआ है तो वहां पर दो तरह की संधि होंगी। कितनी तरह की, दो तरह की संधि होने की संभावना है। पहली कौन सी, या तो वहां पर यड़ संधि होगी, या तो वहां पर अयादि संधि होगी। या तो वहां पर यड़ संधि होगी या फिर अयादि संधि होगी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता करेंगे कि यड़ संधि है कि अयादि संधि है? तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर या के पहले वाला अक्षर, या के पहले क्या है, ता है, या के पहले क्या आया हुआ है, ता। लेकिन ता कैसा है, आधा है। ता क्या है, आधा है। अगर ता या कोई भी अक्षर या के पहले आधा आया हुआ है तो वहां पर अयादि संधि नहीं होगी, वहां पर यड़ संधि होगी। क्लियर है? अगर यही ता पूरा होता, यही यहाँ पर ये ता पूरा आया हुआ होता तो वहां पर अयादि संधि होती, वहां पर यड़ संधि नहीं होती। आप देखते ही क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, आपको कोई भी नियम याद करने की जरूरत नहीं है। और यही ऐसे ही नियम, ऐसे ही प्रश्न इसी नियम पर एग्जाम में आपके जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद करना बहुत आसान है। दो सार्थक शब्द देखिए आपकी, दो सार्थक शब्द किस ऑप्शन में है, दो सार्थक शब्द किस ऑप्शन में है, तव और लीन। लीन तो मानिए चलिए ठीक है, लीन जो है सार्थक शब्द होता है, लेकिन तब कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। ततः भी कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। तल और तत् ये दो सार्थक शब्द है, या तो तल या तो तत्, ये दो सार्थक शब्द हमें मिल गए हैं। अब कौन सा होगा ये देखते हैं। तो जब भी संधि, मैंने आपको बताया था कि व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ाया था। पहले तो हम यहाँ पर फर्स्ट पद लिखते हैं और यहाँ पर सेकंड पद लिखते हैं। यहाँ पर ता है, ता को लिख दिया हमने ऐसे। बाद में क्या है, लीन। बाद में क्या है, लीन। अब ये दोनों चीज आपको चारों ऑप्शन में देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ता है, यहाँ पे ता है, यहाँ पे ता है, यहाँ पे ता है, यहाँ भी लीन, यहाँ भी लीन, यहाँ पर भी लीन, यहाँ पर भी लीन। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आपको नियम बताया था, मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब संधि के पश्चात आपको अगर ला देखने को मिले, संधि के पश्चात अगर ला देखने को मिले तो समझ लीजिए ला का नियम जो था, ला का नियम, ये ला कहाँ से आया, ये ला व्यंजन संधि में ता जब ला से मिलता है, व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था कि जब ता ला से मिलेगा तो ये ता हट जाएगा और क्या आ जाएगा, आधा ला। क्या आ जाएगा, आधा ला। ये व्यंजन संधि में मैंने आपको नियम में बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ता आएगा। क्या आएगा, ता। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये ता और ये ला मिलके क्या बनाएंगे, आधा ला बनाएंगे, और यहाँ से ये ता हट जाएगा तो क्या बना, ता आधा ला आया, फिर लीन को हमने ऐसे लिख दिया। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? मतलब ये क्या बनाएंगे, तल्लीन। समझ पा रहे होंगे? क्लियर है? नो डाउट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निराशा शब्द में कौन सी संधि है। किसमें, निराशा में संधि पूछा है। निराशा में संधि पूछी गई है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको किसी भी शब्द के बीच में अगर रा दिख रहा है, किसी भी शब्द के बीच में रा दिख रहा है, तो रा सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम से आता है। रा सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम से आता है, वो है विसर्ग संधि का नियम। किस संधि में, विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि के नियम से आता है, विसर्ग संधि के नियम से आता है। और किस नियम से आता है, मैं आपको बता दूंगा किस नियम से आता है।
विसर्ग संधि में जब विसर्ग के पहले आ या फिर आ ना आया हुआ हो, ये दोनों नहीं आने होने चाहिए। और विसर्ग के बाद क्या आए, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए। विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई और स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए। और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो ये दोनों क्या मिलके बना देते हैं, ये दोनों रा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रा बना देते हैं। ये विसर्ग संधि का नियम है जो इस पर लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में रा आया हुआ है। क्या आया हुआ है, रा। क्लियर है। अब इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। पहले में क्या आएगा, विसर्ग, तो हम नी में लगा देते हैं विसर्ग, नी में हमने लगा दिया विसर्ग। अब देखिए इस ना के पहले, विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा आई हुई है, छोटी ई की मात्रा आई हुई है। छोटा आ और बड़ा आ नहीं आया हुआ है, क्या आया हुआ है, छोटी ई आई हुई है। और विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है, ये यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है और सा लिखा हुआ है, यानी आशा। नीह प्लस आशा, नीह प्लस आशा, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, मैंने आपको बताया था कि विसर्ग हट जाएगा और क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रा, निराशा। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक एक नियम जो भी मैंने बताए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम मैंने आपको बताए हुए हैं, बहुत अच्छे तरह से डिटेल में समझाया है। कोई दिक्कत आपको प्रश्न में नहीं होने वाली। अगले प्रश्न पे आते हैं। दुःशासन, दुःशासन, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विसर्ग संधि से होगा कि स्वर संधि से होगा कि व्यंजन संधि से होगा। व्यंजन और विसर्ग संधि में बहुत कंफ्यूजन होता है दुःशासन में, क्योंकि इसमें 2 बार सा आया हुआ है। कितनी बार, 2 बार सा आया हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था सज्जन में 2 बार जा आया था, तो उसी तरह से ये भी होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये विसर्ग संधि का भाग है। विसर्ग संधि जब करते हैं तब हम विसर्ग हट के सा बन जाता है। तो इसमें जो है मैंने आपको विसर्ग संधि में नियम बताया हुआ है कि जब भी विसर्ग के बाद शा, विसर्ग के बाद या, रा, ला, वा या फिर शा ये आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आधे हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये आधा या बनाएगा, ये आधा रा बनाएगा, ये आधा ला बनाएगा, ये आधा वा बनाएगा और ये आधा शा बनाएगा। ठीक है, उसी नियम से ये प्रश्न हमारा होगा। यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ते हैं 2 भागों में, तो हम लिखेंगे दु, यहाँ पर आएगा विसर्ग, क्योंकि यहाँ पर आधा सा आया हुआ, बाकी को हम ऐसे लिख देंगे दुःशासन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। विसर्ग हटने के बाद हम क्या लगाएंगे, आधा सा लगाएंगे और इस शासन को ऐसे ही लिख देंगे दुःशासन। समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान नियम है। मैंने ये सारे नियम आपको कराए हुए हैं, आपने नहीं देखा तो हमारी पिछली क्लास को जरूर देख लें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये हमें देखना है। तो ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी नियम हमने स्वर संधि में पढ़े हैं, व्यंजन संधि में पढ़े हैं या फिर विसर्ग संधि में पढ़े हैं, वो हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। तभी हम पहचान पाएंगे कि किसमें जो है हमारी स्वर संधि होगी या व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि होगी। अगर नियमों के बारे में हम नहीं जानते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसलिए नियमों को भी पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। ये यूपीएससी का आया हुआ प्रश्न है। तो अब देखते हैं कि इनमें से किसमें व्यंजन संधि होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ए की मात्रा दिखे, जब भी आपको ए की मात्रा दिखे, तो ये किसका नियम है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है वृद्धि संधि का नियम होता है। किसका, वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि किसका भाग है, वृद्धि संधि स्वर संधि का भाग है। किसका, स्वर संधि का। किसके मिलने से ए की मात्रा बनती है,
छोटा आ या बड़ा आ पहले पद में आए और दूसरे पद में ए या फिर ए आ जाए, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? ए बन जाता है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? ए बन जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है? यहां पर हमारा वृद्धि संधि पूछा गया है। आपको सारे नियम पता होंगे तभी आप इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए अगले ऑप्शन पे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मनोरथ। क्या लिखा हुआ है? मनोरथ। तो मैंने आपको बताया है कि ओ की मात्रा जो होती है, देखिए बीच में ओ आया हुआ है, ओ की मात्रा हमारी दो तरह की संधियों में आती है। ओ की मात्रा दो तरह की संधियों में आती है, या तो वो जो है स्वर संधि में आएगी, स्वर संधि में आती है। स्वर संधि में ई और आ के मिलने से क्या बनता है? स्वर संधि में ओ की मात्रा कब आती है? स्वर संधि में ओ की मात्रा कब आती है? स्वर संधि में ओ की मात्रा आ और ई के मिलने से ओ आती है। आ और ऊ के मिलने से, आ और ऊ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है। आ और ऊ के मिलने से ओ बनता है। ये कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। और ओ की मात्रा विसर्ग संधि में भी आती है। इसमें विसर्ग संधि में ओ की मात्रा में या तो स्वर संधि में आएगी या फिर विसर्ग संधि में आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? व्यंजन संधि पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ओ की मात्रा या तो स्वर संधि में आएगी या फिर विसर्ग संधि में आएगी। पूछा गया है व्यंजन संधि, तो ओ नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन देते हैं। यहाँ पर री की मात्रा आई हुई है। किसकी मात्रा आई हुई है? री की मात्रा। री की मात्रा हमारी स्वर संधि में आती है और विसर्ग संधि में भी आती है। जो री की मात्रा होती है, री को रा की मात्रा भी कहते हैं, रा या ये वाला रा, ये जो है या तो स्वर संधि में आएगा या फिर किस में आएगा? या तो विसर्ग संधि में आएगा। ठीक है। अब अगला मतलब इसके चांसेस सही होने के हैं। क्लियर है? देख पा रहे होंगे कि आप रा की मात्रा, मैंने आपको क्या बताया है कि रा की मात्रा जो होगी, रा की मात्रा या तो रा और रा की मात्रा क्या होगी? ये वाली, या फिर स्वर संधि में आएगी या विसर्ग संधि में आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर व्यंजन संधि पूछा गया है। क्लियर है? अब दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना यहाँ पर? क्लियर। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? सदाचार। सदाचार। तो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है व्यंजन संधि में जब भी ता किससे मिलता है? किसी भी स्वर से मिलता है, किसी भी स्वर से मिलता है, तो वो दोनों क्या बनाते हैं? तो ये ता आपका किस में बदल जाएगा? ये ता आपका दा में बदल जाएगा। ता किस में बदल जाएगा? दा में। अब इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। ये शाह है, शाह को लिखा, शाह के बाद क्या आएगा? ता, सत प्लस फिर आ आएगा, और यहाँ पर चार लिखा हुआ है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सदाचार। ये व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा? सदाचार। समझ पा रहे होंगे? बहुत ही आसान है नियम, लेकिन नियमों को पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारी क्लास को आप बार बार रिवीजन करते रहिए, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? इसमें से अब विसर्ग संधि बतानी है। अभी हमें व्यंजन संधि बतानी थी, अब विसर्ग संधि बतानी है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो आप इनसे भाग नहीं सकते हैं। आपको नियमों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारी क्लास को नहीं देखा है तो उसको क्लास देख लीजिए, निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? निरंतर। निरंतर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि रा आ जाए, जब भी रा आ जाए तो कौन संधि होगी? जब रा आ जाए तो वहां पर कौन संधि होगी? वहां पर विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि होगी। किसके मिलने से रा बनता है? विसर्ग
जब भी कोई स्वर से मिलता है, जब भी कोई स्वर से मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन ये है कि विसर्ग के पहले छोटा आ या फिर बड़ा आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, तब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, रा बना देंगे। क्या बनाएंगे, रा बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या नी है, विसर्ग के पहले आप देख रहे होंगे कि छोटी की मात्रा है, इसकी आ या आ की मात्रा नहीं है। अगले में कोई स्वर आना चाहिए, कोई स्वर, यहाँ पर क्या लिखा है, अंतर। नी प्लस अंतर, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, निरंतर। तो हमें पहले ऑप्शन में ही मिल गया कि इसमें विसर्ग संधि होगी। आइए देख लेते हैं कि और भी कोई ऑप्शन है जिसमें विसर्ग संधि होने की संभावना है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। बी क्या लिखा हुआ है, दिग्गज। जब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई वर्ड, कोई अक्षर दो बार आए, पहला मतलब पूरा हो, दूसरा क्या हो, आधा हो, तो वहां पर पूरे चांसेस हैं कि वहां पर व्यंजन संधि होगी। तो इसको देखते ही आप इसमें बोल सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि होगी। अब इसका नियम क्या है, नियम यह है जब भी का किसके साथ आ जाए, किसी वर्ग के तीसरे अक्षर, अब गा देखिए, किसी वर्ग का, जैसे का वर्ग का ये कौन सा अक्षर है, तीसरा, का वर्ग का ये तीसरा अक्षर। जब का और गा मिलेंगे तो गा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या होगा, आधा, का को हटा के हम आधा गा ले आएंगे। तो इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा दिक प्लस क्या लिखा हुआ है, गज। अब यहाँ पर का हट के आधा गा आ जाएगा, का हट के क्या आ जाएगा, आधा गा, दी गज। क्लियर, समझ पा रहे होंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, दिग्गज नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब महिष देख लेते हैं। महिष किसका है, महिष कैसे बनता है, महिष जो है इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा आई हुई है, किसकी, बड़ी ई की। तो बड़ी ई की मात्रा हमेशा किस में आएगी, स्वर संधि में, हमेशा स्वर संधि में बड़ी ई की मात्रा आएगी। कौन सी संधि में, स्वर संधि में। किसके किसके मिलने से बड़ी ई की मात्रा आती है, मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने आपको सब चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से बताई हुई हैं। जल्दी से बताइए किसके मिलने से ई की मात्रा आएगी। इसको आपको बताना है कि स्वर संधि में किसके मिलने से बड़ी ई की मात्रा आती है। जगदीश का देखते हैं। जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस ईश। जब भी ता किसी भी स्वर से मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, वो दा बन जाएगा। जब ता किसी भी स्वर से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। महिष का आपको बताना है संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद होता है महा प्लस ईश। क्या होगा, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि महा प्लस ईश महिष होता है। गलत जवाब, महा प्लस ईश महिष नहीं होता। आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। आ और ई मिलके ए बनाते हैं, गुण संधि। इसका बन जाएगा महेश। क्या बनेगा, महेश। ए की मात्रा आ जाएगी, क्या आएगी, ए की मात्रा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आपको करने को बोला था कि इसको आपको करना है, क्योंकि इसमें महा और ईस लगाएंगे तो ये महेश बन जाएगा। महिष तभी बनेगा जब यहाँ पर क्या आएगा, जब हम यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग कर रहे होंगे, जब यहाँ पर हम दीर्घ संधि का प्रयोग करेंगे। मही प्लस ईस, ये दोनों मिलके महिष बनाएंगे। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद है। अत्यधिक का संधि विच्छेद करना है। शुद्ध संधि विच्छेद मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी प्रश्न में या दिखे और या के पहले अक्षर आधा दिखे
तो आप वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ पर या तो यण संधि होगी, वहाँ पर यण संधि होगी। अगर ये अक्षर पूरा है तो वो वहाँ पर अयादि संधि होगी। लेकिन यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर अक्षर आधा है तो यहाँ अयादि संधि नहीं होगी, यहाँ गुण संधि होगी। तो अगर संधि पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तुरंत हम यण संधि लगा देंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद करना है। तो यण संधि में हमने देखा है कि यण संधि में जो नियम होता है उसमें या कब आता है, या कब आता है, जब छोटी ई किसी भी स्वर, छोटी ई किसी भी स्वर से मिलती है तो वहां पर क्या आता है, या आता है। जब छोटी ई किसी भी स्वर से मिलेगी तो वहां पर क्या आएगा, या आएगा। अब देखते हैं कि इसमें पहले पद में छोटी ई कहां पर है। पहला पद है ये हमारा फर्स्ट पद में छोटी ई आना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें छोटी ई है क्या, नहीं दिख रही है। इसमें देखिए सी ऑप्शन में छोटी ई है क्या, छोटी ई नहीं, बड़ी ई है, इसलिए ये भी नहीं, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं। इसमें छोटी ई के है क्या, हाँ इसमें छोटी ई है, यहाँ पर छोटी ई है। लेकिन अगले पद में, सेकंड पद में कोई स्वर आया है सेकंड पद में कोई स्वर आया हुआ है क्या, नहीं, यहाँ तो व्यंजन है, ये का क्या है, व्यंजन है। तो इसीलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें ई आया हुआ है और यहाँ स्वर आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक होता है। समझ पा रहे होंगे, सबको क्लियर हो रहा होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है महर्षि में कौन सी संधि होगी, महर्षि में कौन सी संधि होगी, और यहाँ पर दीर्घ, गुण, यड़ और वृद्धि संधि होगी। में से कौन सी संधि होगी हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्वर संधि में रा किस में आता है, स्वर संधि में रा जो है, ये रा की मात्रा किस में आती है, स्वर संधि में रा की मात्रा गुण संधि में आती है। किसमें, गुण संधि में। और ये रा किसके किसके मिलने से बनता है, ये रा किसके किसके मिलने से बनेगा, जब हमारा छोटा आ या फिर बड़ा आ किससे मिलेगा, री से मिलेगा, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ये रा, आधा रा बना देते हैं। इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा ये होती है, ऊपर लग जाती है ऐसे। क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, गुण संधि। अब इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं महर्षि का। पहले पद में बड़ा आ आना चाहिए, तो हमने माँ और हा लिखा, यहाँ पर बड़ा आ आना चाहिए तो महा हमने लिख दिया। दूसरे पद में री आना चाहिए तो री को मैंने लिख दिया। बचा क्या, शी, तो ऋषि। ये दोनों क्या मिलके बना देंगे, महर्षि। ये आपको पेट के एग्जाम में कंफर्म है 2 नंबर देके जाएगा, कंफर्म 2 नंबर देके जाने वाला है। संधि का हमारा जितना भी नियम हमने पढ़े हैं, ये 2 नंबर देके जाने वाले हैं। और 2 नंबर आप जानते हैं कितने परसेंटाइल आगे पीछे हो जाएगा, आपको इस जानकारी होगी। तो देख रहे हो कितने आसानी से हम समझ रहे हैं प्रश्नों को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मनोहर शब्द में संधि बतानी है। किसमें, मनोहर शब्द में। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ओ आ जाए, जब भी बीच में ओ आ जाए तो वहां पर 2 तरह की संधि होगी, या तो वहां पर स्वर संधि होगी या फिर वहां पर विसर्ग संधि होगी। और ये ओ स्वर संधि में किसके किसके मिलने से ओ बनता है, किसके किसके मिलने से ओ बनता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आ, छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ऊ आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो ये दोनों मिलके ओ बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ओ या औ। क्या बनाते हैं, ओ या फिर ओ बना देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ओ की मात्रा आई हुई है तो छोटा ऊ आएगा, आ या आ के साथ छोटा ऊ आएगा तो ओ की मात्रा बनेगी, बड़ा ऊ आएगा तो ओ की मात्रा बनेगी। और विसर्ग संधि में ओ की मात्रा कब आती है, विसर्ग संधि में ओ की मात्रा तब आती है जब पहले पद में विसर्ग आए, पहले पद में विसर्ग आए और विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले क्या आए, विसर्ग के पहले आ या फिर आ आए, छोटा या फिर बड़ा आ आए।
इसके अलावा कोई और अगर मात्रा आ गई विसर्ग के पहले तो क्या बन जाएगा, वो हमारा रा बन जाता है, वो रा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर ओ बन रहा है, क्या बन रहा है, ओ। तो हमारा विसर्ग के पहले छोटा आ या फिर बड़ा आ आना चाहिए। और विसर्ग के बाद हमारा या रा लावा, ला वा शा हा, ये सब आते हैं, ये सब पद आते हैं, ये सब पद आते हैं। या फिर कोई स्वर आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ओ की मात्रा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये दो तरह से ओ की मात्रा बनती है, या तो स्वर संधि से बनेगी, ऊ आने पे ओ की मात्रा बनेगी, या फिर विसर्ग संधि से बनेगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर विसर्ग संधि के ऑप्शन में है क्या, विसर्ग संधि भी ऑप्शन में है और स्वर संधि भी ऑप्शन में, दोनों तरह की संधि ऑप्शन में है। तो कौन सी संधि होगी, इसको पता करना है। इसको पता करने के लिए नियमों का पता होना जरूरी है। मैंने आपके सामने दोनों नियम लिख दिए हैं, अब देखते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। इस पे पहले हम स्वर संधि का नियम अप्लाई करते हैं। स्वर संधि में हमने लिखा मन, पहले पद में लिखा मन, आ की मात्रा देखिए इसमें आई हुई है, छोटा आ आया हुआ है। अगले पद में ऊ की मात्रा आनी चाहिए, ऊ, ऊहर, मन और ऊहर। तो ऊहर क्या कोई सार्थक पद है, ऊहर मतलब कुछ होता है, ऊहर मतलब कुछ नहीं होता। यहाँ पर केवल आना चाहिए हर, क्या आना चाहिए, हर। मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं, तो यहाँ पर केवल हर आना चाहिए, हर हमारा सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी और पहले पद में क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। ये मनः प्लस हर बराबर मनोहर होता है, मनः प्लस हर बराबर मनोहर होता है। यहाँ पर कौन संधि होगी, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। समझ पा रहे होंगे, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। तो ये थे दोस्तों हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा, इन प्रश्नों को अगर अच्छे से आप समझे होंगे, एक नियम जो मैंने आपको बताए हैं, तो निश्चित रूप से इन्हीं नियमों से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप हमारी संधि की क्लास को देखा होगा आपने, आप जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको संधि बताई हुई है। एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर ज़रूर देके जाएगी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम में। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा संधि चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको भी समझा दिया है, और संधि में मैंने आपको एक एक नियम भी बताए हुए हैं। तो आज संधि हमारा ख़त्म हुआ है। मिलते हैं अगले टॉपिक जो हमारा विलोम शब्द होगा, उसमें मिलते हैं। और आप सभी को अपनी जो भी किताबें हैं आपके पास, उसमें एक बार विलोम शब्द को देख के आएंगे कि ये विलोम शब्द होते क्या हैं, किस तरह के विलोम शब्द एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।